बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटे लेवल में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कंडक्टर आपके पास क्या होता है। किसी ने भी आपसे पूछा कंडक्टर क्या है तो आप क्या कहते हो कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जो अपने अंदर से करंट को या हीट को पास होने देते हैं। इंसुलेटर ऐसे हैं जो पास होने नहीं देते, और सेमीकंडक्टर क्या हैं जो कभी पास होने देते हैं, कभी पास होने नहीं देते। आज हम इनके पीछे की हिस्ट्री जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, और असल में कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, कंडक्टर अपने अंदर से करंट पास होने नहीं देता। ठीक है, ये कंडक्टर, बल्कि कंडक्टर अपने अंदर से करंट पास होने देता है या हीट पास होने देता है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया, ये इसकी एप्लीकेशन है। अब हम करते क्या हैं भला, इन्हें समझते हैं कि कंडक्टर हमारे पास असल में होते क्या हैं, इंसुलेटर होते क्या हैं। आपको पता होगा, सबसे पहले मिसाल के तौर पे एटम है। एटम दिखने में कैसा होता है, वो शेल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, 9th-10th में आपने एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ा होगा कि इनके एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, जो लास्ट शेल होती है उसको आप क्या कहते हो, वैलेंस शेल। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट शेल होती है आपके पास, वैलेंस शेल। उसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादातर वही आपके पास हाई एनर्जी लेते हैं तो अपनी शेल को छोड़ के चले जाते हैं। यानी वो जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपके पास क्या होते हैं, या तो लूज हो जाते हैं या गेन हो जाते हैं। ठीक है, तो सारा आपके पास इन्हीं से ही काम होता है। आपको पता होगा एटम शुरू में सिर्फ न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, एटम जो है वो एक न्यूट्रल होता है, लेकिन जब वो क्या होता है कि वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तब उसके ऊपर चार्जेस आते हैं। ठीक है, यानी एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और गेन करता है। आपने एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, जब एक एटम अकेला होता है ना, मतलब सिंगल होता है, तब उसका एनर्जी लेवल जो होता है ना वो ऐसे सिंगल लाइन से शो होता है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये क्या है, इनकी एनर्जीज हैं। फर्स्ट लाइन जो है ये फर्स्ट शेल है, सेकंड लाइन सेकंड शेल है, थर्ड लाइन थर्ड शेल है, कि थर्ड शेल में कितने इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं या इनकी कितनी एनर्जी मौजूद है। ज़ाहिर उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। एटम है, उसके अंदर एक ताकत है। ठीक है, एनर्जी है, वो एनर्जी हम लाइन से शो करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोई भी एटम है, आप क्लोरीन कह लें, कोई क्लोरीन गैस का एटम है आपके पास, या हाइड्रोजन कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, हाइड्रोजन होगा तो उसके सिर्फ एक शेल होगी तो आप सिर्फ एक लाइन लगाओगे। यानी ये मैंने क्या किया, ओवरऑल आपको एक डायग्राम बना के दिया है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल या एनर्जी लाइंस। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कहा जाता है, अब ये तो आपके पास सिर्फ एक एटम हो, जब सिर्फ एक एटम होगा ना, वन एटम, उसके अंदर एनर्जी लाइंस होती हैं। उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी लाइंस होती हैं। जब आप इस एक एटम जैसे काफी ज्यादा एटम इकट्ठे करते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी बैंड्स बना लेती हैं। मिसाल के तौर पे अब आपके पास एक क्लोरीन एटम था, तो एक क्लोरीन का तो आपने ऐसे एनर्जी लाइंस बना दी, ये उसकी एनर्जी लाइंस हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर आप दो क्लोरीन कर दें, दो नहीं, 3 4 5 6 7, आप सैकड़ों क्लोरीन जो हैं वो एक ही जगह पे एडजस्ट कर दें, और सेम क्लोरीन, समझ आ रही है, मतलब सैकड़ों क्लोरीन जब आप एक जगह पे एडजस्ट करोगे तो जाहिर है सेम ऐसा ही आपके पास स्ट्रक्चर आएगा। अगर मैं कहता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये क्लोरीन के एनर्जी लाइंस थी, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, क्लोरीन के वैसे 3 शेल्स होती हैं, पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 होते हैं, कि पता नहीं 8 होते हैं। ठीक हो गया, ये क्लोरीन की शेल है। अब अगर मैं सेम क्लोरीन एटम जो आपके पास एक था, सेम वैसे ही सैकड़ों क्लोरीन एटम इसके ऊपर रख देता हूं, तो जाहिर है वो भी ऐसे ही एज इट इज इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। समझ आ रही है, जो क्लोरीन की तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वैलेंस शेल क्लोरीन की क्या होगी, चलो इसको मैं फर्स्ट नहीं कहता, मैं इसे फर्स्ट कह देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लोरीन एटम ऐसा होता है, आपको पता होगा, फर्स्ट शेल में उसके 2 होते हैं, दूसरी शेल में 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरी शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं ये इसकी फर्स्ट शेल कंप्लीट, सेकंड शेल कंप्लीट, ये इसकी क्या है, थर्ड शेल है, यानी आप इसको वैलेंस शेल करो। वैलेंस शेल कौन सी होती है, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं कहता हूं ये एक क्लोरीन एटम था। ठीक है, तो इसकी एनर्जी लाइंस थी, एनर्जी लाइंस थी। ठीक है, ये बात गौर करनी है, एक एटम की एनर्जी लाइंस होती हैं, जो उसका एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, लाइंस की फॉर्म में, सिंगल लाइंस होती हैं। ठीक है, यहां तक आपके पास क्लोरीन का वो जो है एटम आ रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूं
में और ज्यादा क्लोरीन एटम सेम एज इट इज ऐसे ही काफी ज्यादा सैकड़ों एटम जो हैं वो इसके साथ ऊपर रख देता हूँ, इनके साथ कंबाइन कर देता हूँ, तो जाहिर है उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा, एज इट इज इसके ऊपर लाइन जो है वो ड्रॉ होती रहेगी। लेकिन अब देखें 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके बैलेंस में, तो बाकी जो आ गए वो भी इसी लाइन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उनकी एनर्जी भी यही होगी क्योंकि सेम एटम है ऑक्सीजन का, बल्कि क्लोरीन का। इसी तरह मैं और क्लोरीन रखी जाता हूँ, ऐड करी जाता हूँ करी जाता हूँ करी जाता हूँ, उससे क्या होगा, एक ही लाइन के ऊपर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ आ रही है? आपके पास साइंटिस्ट है पॉली, उसने क्या किया, एक थ्योरी पेश की, उसको हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल में उसने हमें कहा कि कोई भी सेम इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को आपने पिक करना है, ये उसका प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम इसे कहते हैं। वो आपसे क्या कहता है कि एक ही लाइन पे एक जैसे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक ही लाइन पे एक जैसे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमने भला क्या किया, ये एक ऑक्सीजन एटम था, आपने 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, सैकड़ों कर दिए, लाइन तो एक ही है। वो कह रहा है इसे सिंगल, अब जैसे पहले पहले जो आपके पास में डायग्राम से समझा रहा हूं आपको समझाने के लिए, पहला एटम था उसके ये 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग अलग एनर्जी, अपनी अलग अलग पावर है। ठीक है, आपने क्या किया, जब इसके ऊपर दूसरा क्लोरीन एटम इसके ऊपर रखा, तो उसके भी ऐसे ही 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऊपर। अब आप देखो, ये जो दो सेम इलेक्ट्रॉन है, एक फर्स्ट क्लोरीन का दूसरा सेकंड क्लोरीन का, वो दोनों तो एक ही लाइन पे हैं और उन दोनों की सेम एनर्जी है। यही आपको पॉली एक्सक्लूजन ने कहा है कि एक ही लाइन के ऊपर दो सेम इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। समझ आ रही है? दो सेम इलेक्ट्रॉन एक ही लाइन के ऊपर नहीं रह सकते। जब भी आप दो क्लोरीन एटम को एक दूसरे के करीब लाओगे, ठीक है, जब आप दो क्लोरीन एटम को एक दूसरे के करीब लाओगे तो वो एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये डायग्राम अगर मैं ऐसे बना दूं, ये, तो वो कहता है दो क्लोरीन एटम, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। वो कह रहा है ये दो दो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इस क्लोरीन का और एक इस क्लोरीन का। वो कह रहा है एक ही लाइन के ऊपर दो क्लोरीन एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो अब होगा क्या, जब दो क्लोरीन आपस में मिलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी जो लाइन है ना, ठीक है, जो ऑर्बिट है, जो एनर्जी लेवल है, वो सेम ना हो। तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के लगाने से इनके दरमियान में बिल्कुल माइनर सा चेंज आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल माइनर सा, ऐसे। समझा रही है? यानी ये दोनों मैच नहीं होते, क्या करते हैं, एक माइनर सा चेंज ले आते हैं। समझा रही है? एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। ठीक है, यानी पॉली एक्सक्लूजन की आपको समझ आ जानी चाहिए। वो आपसे क्या कह रहा है कि एक ही लाइन के ऊपर दो सेम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, अब आपने क्लोरीन इसके अंदर काफी ज्यादा एग्जिस्ट कर दिए कर दिए कर दिए। अब होगा क्या, जब एक क्लोरीन एटम था तो आपके पास सिंपल एक सिंगल लाइन थी, लेकिन अब जब दो हो गए तो वो क्या हो जाएंगी, वो बिल्कुल बारीक सा ऐसा एनर्जी लेवल बना लेंगे। समझा रही है? और इसी तरह अगर दो से दो नहीं, आप तीन नहीं, आप 100 क्लोरीन कर दो, 200 कर दो, तो अब आप क्या देखोगे, ये जो एनर्जी लाइंस थी ना, आप क्या देखोगे, वो जो एनर्जी लाइंस थी ना, अब वो तो एक एटम की थी, अब आप देखो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो ये ऐसे सिंगल लाइन नहीं होंगी, ये बैंड बना लेंगे। समझा रही है? इन्हें हम कहते हैं एनर्जी बैंड्स। ये आपके पास क्या हो गया, अब ये एनर्जी बैंड्स बन गए और ये सारे के सारे एक ही क्लोरीन एटम है। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन ने जो आपको प्रिंसिपल दिया उसके मुताबिक ये सारे एक लाइन पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो उसकी वजह से जब आपने जबरदस्ती इन सारों को एक जगह इकट्ठा किया, इन सब ने क्या किया, एक दूसरे से बचने के लिए एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई। उस फोर्स के लगाने से इन सब की जो एनर्जी लेवल था ना, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया। उस चेंज की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, बैंड बन गया। अब ये बैंड आपको क्या बता रहा है कि ये एक क्लोरीन नहीं है, ये काफी ज्यादा क्लोरीन है।
समझा रही है? अब हम डिस्कस असल में करना क्या चाह रहे हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, उससे पहले आपको इनकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखें, और ये जो नीचे वाली शेल्स हैं ये वैसी की वैसी रहेंगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो हमने चार्ज वाले टॉपिक में पढ़ा था कि चार्ज होता क्या है, कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, वो हमेशा चीजों को अंदर की तरफ खींचता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा चीजों को दूर की तरफ भेजता है। क्लोरीन जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के ऊपर आपने देखा होगा -1 चार्ज आता है। ठीक है, क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब है? ये हर चीज को अंदर की तरफ खींचेगा। लेकिन आपको पता है जब दो चार्जेस एक जैसे हों, यानी जब दोनों नेगेटिव हों, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब ये दोनों क्लोरीन है और दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। उसके बावजूद अब देखो, अब ये क्लोरीन है, ये जब इसकी तरफ आएगा तो ये वाला क्लोरीन इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी इसको दूर जाएगा या अपनी पूरी की पूरी फोर्स लगाएगा। अब इसकी जो फोर्स है वो सेंटर में तो स्ट्रांग है, ठीक है, इनकी बाकी अपने इलेक्ट्रॉन्स पे फुल ग्रिप है, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन पे आपके जो एटम है उसकी ज्यादा ग्रिप नहीं हो पाती। ठीक है, उस पे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं हो पाती। तो इस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, या तो एनर्जी मिलने पर लूज हो जाते हैं या गेन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसीलिए हमने इन्हें छेड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो एटम्स की लाइंस हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यानी ये जो क्लोरीन है ये इसके अंदर ज्यादा सबमर्ज हो ही नहीं सकता, वो ज्यादा से ज्यादा आता ही सिर्फ वैलेंस शेल तक है। क्यों? अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्जन होती है। क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्जन होगी। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है जो क्लोरीन को ज्यादा करीब आने नहीं देती। क्लोरीन ज्यादा से ज्यादा कहां तक आ सकता है? इसके वैलेंस शेल तक। ठीक है, या अगर कोई ज्यादा फोर्स होगी तो हो सकता है ज्यादा करीब भी आ जाए, पर इस टॉपिक में फिलहाल हमारे पास सिर्फ कहां तक है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी लाइन नहीं, एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे। एनर्जी बैंड्स मतलब कि अब आपके पास सिर्फ एक क्लोरीन नहीं है, आपके पास ज्यादा क्लोरीन एटम है। ये सर मैंने क्लोरीन की एग्जांपल दी है, कोई भी एटम हो तो उनके अंदर यही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये क्या बन गए हैं? बैंड। और बैंड क्यों बने हैं? क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन ने प्रिंसिपल पेश किया है कि एक लाइन के ऊपर सेम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब होगा क्या, आपको पता है यहाँ पे, अब ये क्या है? ये वैलेंस बैंड है, इसको हम क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। क्योंकि सारे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस वैलेंस लाइन थी ना, वैलेंस शेल थी, वैलेंस शेल की जो एनर्जी है वो वैलेंस एनर्जी लेवल हो गया। एनर्जी लेवल को आपने वैलेंस लाइन कह दिया, उस वैलेंस लाइन को अब हम क्या कह देंगे? वैलेंस बैंड। और आपको पता है जब आप किसी एटम को एनर्जी देते हो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो न्यूक्लियस के साथ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अपने ये जो करीब करीब इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन पे पक्की ग्रिप होती है, इन्हें तो ये खींच के रखता है। लेकिन जो दूर होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो दूर होते हैं उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं दे पाता न्यूक्लियस। तो जरा सा न्यूक्लियस को कोई एनर्जी मिले, कोई हीट मिले, या आप कोई भी इसको एनर्जी प्रोवाइड करो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उन्हें एनर्जी मिलती है बोहर के मुताबिक। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब इन्हें एनर्जी मिलती है तो ये क्या करते हैं? अपने वैलेंस शेल से जंप कर जाते हैं। वैलेंस शेल से जब ये जंप करते हैं ना, इनके ऊपर एक होता है कंडक्टेंस बैंड। कौन सा बैंड है? कंडक्टेंस बैंड। आपने पढ़ा होगा छोटे लेवल में कि जो कंडक्टर होता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वैलेंस शेल के, जाहिर है जब इन्हें एनर्जी मिलेगी तो ये फ्री हो जाएंगे। जब ये फ्री होते हैं तो ये सीधा कंडक्टेंस बैंड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्टेंस बैंड मौजूद है। कंडक्टेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड के ऊपर कौन सा बैंड मौजूद है? कंडक्टेंस बैंड मौजूद है। अब जाहिर है जब ये इलेक्ट्रॉन्स, अब दरअसल ये भी तो एनर्जी है ना, ये बैलेंस एनर्जी लेवल था, वो भी एक एनर्जी लेवल है। जब वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो एक सिंगल लाइन पे वो सेम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि सारे लूजली बॉन्डेड है, क्यों? इनके पास वीक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो जब इन्हें कोई आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे या आप इन्हें कोई हीट दोगे या टेम्परेचर हाई होगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इनमें से कुछ कर जाएंगे या ज्यादा कर जाएंगे, वो क्या करेंगे? अपनी इस शेल को छोड़ जाएंगे, वैलेंस बैंड से रिलीज होकर ये कहाँ आ जाएंगे? कंडक्टेंस बैंड में। जाहिर है अब कंडक्टेंस बैंड में आके ये क्या बना लेंगे? इसी तरह फिर से कंडक्टेंस बैंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे?
कंडक्टेंस बैंड बना लेंगे। कंडक्टेंस बैंड की समझ आ गई? कंडक्टेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्टेंस बैंड होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं वो क्या कर जाते हैं, उन्हें जब एनर्जी मिलती है तो वो कंडक्टेंस बैंड में जंप कर जाते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस का आपको पता है कंडक्टर होता क्या है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? वो ये वैलेंस बैंड बनेंगे। ठीक है, कि आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी कि वो कंडक्टेंस बैंड में आ गए। ठीक है, अब आपने वैलेंस बैंड पढ़ लिया, कंडक्टेंस बैंड पढ़ लिया, आपका सारा काम अब यहीं पे है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आपके पास क्या होता है, जिसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड इनकी ओवरलैपिंग होती है। इनकी ओवरलैपिंग होती है, यानी आपसे अगर कोई कंडक्टर की डेफिनेशन पूछे कि कंडक्टर क्या है, तो आप कहोगे कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर वैलेंस बैंड और आपके पास कंडक्टेंस बैंड की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, दरअसल कंडक्टर है क्या? कंडक्टर इज द ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड। समझ आ रही है? अब इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बाकी मैं कुछ ड्रॉ नहीं करता, मैं वैलेंस बैंड ड्रॉ करता हूँ। यानी बताने का मकसद ये है, ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और यही कंडक्टर बैंड, कंडक्टेंस बैंड। यानी इजी वर्डिंग में, जब कंडक्टर बनेगा ना, मटेरियल जब कंडक्टर बनेगा, उसके वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड में कोई फर्क नहीं होगा, यानी उनके कोई डिफरेंस नहीं होगा। पहले आपने देखा गैप था, ये कंडक्टर बैंड, ये वैलेंस बैंड, गैप खत्म हो जाएगा। गैप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी बताने का मकसद क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्री हैं। वो जो वैलेंस बैंड के अंदर वो वाले एटम्स जिनके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो आप समझें पहले से ही फ्री हैं। फ्री मतलब कि उन्हें जरा सी भी एनर्जी मिले, यानी उन्हें एक मौके की तलाश है कि जरा सी माइनर से भी एनर्जी मिले तो वो फौरन ही जंप करके कंडक्टेंस में आ जाए। ठीक है, यानी आप क्या समझ लें कि वो असल में एनर्जी के ज्यादा मोहताज नहीं है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। यानी इजी वर्डिंग में कंडक्टर की भी आपको डेफिनेशन बताई है कि वो क्या होते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड। यानी इनके कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई बीच में गैप नहीं होता। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़ी सी एनर्जी मिली वो यहाँ आ गया। कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड यहाँ पे है, थोड़ी सी एनर्जी मिली वो कंडक्टेंस में आ गया। यानी इन्हें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं होती, तो इसीलिए इजीली क्या बन जाते हैं? कंडक्टर्स बन जाते हैं, और ये क्या कर सकते हैं? अपने अंदर से करंट को पास होने दे देते हैं। बात क्या है समझ? इसके अंदर क्या हो जाते हैं, अब आप देखें, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्टर बैंड है, दोनों के दरमियान कोई गैप ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। यानी कंडक्टर के अंदर कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड एक ही चीज है। क्यों? ये दोनों कंबाइन होकर ओवरलैप हो गए होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए हैं, यानी एक फोर्स के साथ, वीक फोर्स है बेशक, आप ये समझ लें कंडक्टर इतना ज्यादा फ्री होता है कि वो जो वैलेंस बैंड है और कंडक्टेंस बैंड है वो एक ही है। इन पूरा का पूरा आप क्या कहोगे? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री कब होता है? जब वो वैलेंस बैंड को छोड़ता है। लेकिन कंडक्टर के अंदर क्या होता है? वो ओवरलैपिंग की कुछ इस तरह से हुई होती है कंडक्टर मटेरियल की कि कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में है वही ऑलरेडी किस में मौजूद है? वैलेंस बैंड। ठीक है, और एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूं, एटम्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है एटम जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सब्सटेंस होता है। एटम जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 23 एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये उन्होंने एवरेज निकाली है, ये क्या एवरेज इतने होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, जो एवरेज है वो ये। अब आप खुद सोचें कि अगर एनर्जी मिलने पे कोई एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाता है तो आपकी कंडक्टेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और अगर ये 10 की पावर 23 आपके पास एटम्स हैं, हर एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टेंस बैंड को दे, तो आप देखें यहाँ पे कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स आपस में रैंडमली मूव कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं। अब ये एटम अंदर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है? कंडक्टर। अब पढ़ते हैं इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर के अंदर आपके पास कंडक्टर
ये वैलेंस बैंड है। इंसुलेटर में आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, ये कंडक्टेंस बैंड है, यानी यहां पे जाके बॉडी कंडक्टर बन सकती है, ये वैलेंस बैंड है। कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड में गैप बहुत ज्यादा होता है, गैप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कोई आपसे पूछे इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के सेंटर में बहुत ज्यादा गैप होता है, यानी आपके इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए कि ये क्या कर जाए, ये जाके कंडक्टेंस बैंड में मूव हो जाए, ठीक है। और आप ये समझ लें कि वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, अब जाहिर है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तभी तो ये फ्री होगा। बोहर के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो क्या कर जाते हैं, अपने शेल को छोड़ जाते हैं। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें कंडक्टेंस और वैलेंस बैंड में बहुत ज्यादा गैप होता है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा गैप होता तो इन्हें थोड़ी एनर्जी मिलती, हो सकता है कंडक्टेंस बैंड में चले जाते, समझा रही है। लेकिन वो कह रहा है कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड में गैप ही इतना ज्यादा होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर ही नहीं पाते कि वो कंडक्टेंस बैंड में चला जाए। और अगर बिल फर्ज आप जबरदस्ती कोशिश करते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी दें कि वो वहां हिट हो जाए, तो कहा जाता है आपका जो एटम है वही डैमेज हो जाता है, समझा रही है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई रबड़ है, आप उसको एक छोटी मिकदार में खींच सकते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं उसको अगर ज्यादा खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसी तरह कहा जाता है वो जो इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और कंडक्टेंस के दरमियान बैलेंस और कंडक्टेंस में इतना ज्यादा गैप होता है कि अगर आप खुद से कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं इतनी ज्यादा एनर्जी दे दें कि वो कंडक्टेंस बैंड में चला जाए, आप ऐसा सोचेंगे कि हम उसको ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो चला जाएगा, पर अगर आप ज्यादा एनर्जी देते हैं तो वो उनकी सिचुएशन ही ऐसे होती है कि आपका जो एटम है वो ब्रेक हो जाता है, आपका जो एटम है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो अपनी कंडीशन ही बदल लेता है, उसका स्टेट ही बदला जाता है, समझ आ रही है। मटीरियल ही पूरा चेंज हो जाएगा अगर आपने उसको ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे मटीरियल जिसके कंडक्टेंस बैंड और इंसुलेटर बैंड वो वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, आपके पास वो गैप जो है वो काफी ज्यादा होता है। और इसका क्या कहा जाता है, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 10 की पावर 1, बल्कि 10 की पावर भी नहीं, ओनली सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही है जो हो सकता है चला जाए कंडक्टेंस में, हिट कर जाए, वरना ज्यादा कोई जा ही नहीं पाता। यानी इंसुलेटर के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो करंट पास कैसे होगा, करंट उसके अंदर मूव ही नहीं। बात क्या रही समझ, रीजन क्या है, तो आपने क्या पढ़ा, कंडक्टर क्या होता है जिसके अंदर कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है जिसमें कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड आपस में मतलब इनके दरम्यान में गैप बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर में कहा जाता है कि जिसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड में गैप तो होता है, ये कंडक्टेंस है ये वैलेंस है, यानी ये फुल कंप्लीटली ये गैप है, इतना फुल कंप्लीटली ओवरलैप भी नहीं कर रहे, समझा रही है, और बहुत ज्यादा गैप भी नहीं है, यानी ये इंटरमीडिएट होते हैं, ना तो ज्यादा है ना तो कम है, बिल्कुल मिडिल क्लास सेंटर में है, ठीक है। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन को अगर आप ज्यादा एनर्जी दो तो वो कंडक्टर बन भी सकते हैं, और अगर ना दो तो वो इंसुलेटर भी रह सकते हैं। यानी सेमीकंडक्टर के अंदर ड्यूअल प्रॉपर्टी है, ये कभी कंडक्टर भी बन सकते हैं, ये इंसुलेटर भी बन सकते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, यानी इनका ज्यादा जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा नहीं है, यानी हो सकता है एनर्जी मिले तो कंडक्टर में चले जाए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, हो सकता है एनर्जी ना मिले तो इंसुलेटर ही रहे, समझ आ रही है। यानी इन्हें एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, कि जिसका दिल करता है वो इंसुलेटर बन जाए, और अगर एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए, अगर किसी के पास आता है तो आप ये समझ लें कि इनके लिए नॉर्मल बात है। अगर ये इन्हें ज्यादा एनर्जी मिले तो, क्योंकि पता है फासला कम ही है, यानी आपने किसी को धक्का भी दिया तो हो सकता है वो धक्के से ही, कोई दरमियान में नदी आपने धक्का दिया, वो धक्के से ही नदी की दूसरी तरफ चला गया, बाद में चाहा तो उसने वापस आ गया, यानी इनके दरमियान बहुत कम डिस्टेंस है, समझ आ रही है, कि इनका दरमियान में डिस्टेंस इतना कम होता है, इंटरमीडिएट होता है, ना तो ज्यादा है ना कम है। इंसुलेटर में तो बहुत ज्यादा था, आप चाहो भी तो जंप नहीं कर पाए, और कंडक्टर में तो था ही नहीं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि डिस्टेंस बहुत कम है,
यानी अगर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उधर कंडक्टेंस बैंड में जाओगे, यानी थोड़ी सी एनर्जी मिली चले गए, ना भी मिली तो कोई इशू नहीं। जिसको नहीं मिलेगी वो इंसुलेटर, जिसको मिल जाएगी वो कंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल है सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड में बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, होता जरूर है, ओवरलैप नहीं हो रहे, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है कि इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, कंडक्टर में चले जाते हैं, कंडक्टेंस बैंड में कुछ वैलेंस में रहते हैं। समझ आ रही है? ये आपके पास क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। और इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में कहा जाता है कि आपके जो 1 सेंटीमीटर क्यूब किस चीज का, कंडक्टेंस बैंड का। समझ आ रही है? कहा जाता है इसके सेमीकंडक्टर्स के 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब किसका लिया जा रहा है, कंडक्टेंस बैंड का। कंडक्टेंस बैंड के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कहा जाता है लगभग 10 की पावर 12 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 की पावर 12 का क्या मतलब है, ये तो 23 थे, कंडक्टर के अंदर कितने थे, 23, यानी 10 की पावर 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी काफी ज्यादा मौजूद है। समझ आ रही है? इसके अंदर क्या थे, बिल्कुल ही खत्म, 1 या 2, ठीक है, एवरेज निकाल लिया। और इसके अंदर ना तो इसकी तरह ज्यादा ना इसकी तरह कम, यानी हाफ, बिल्कुल सेंटर में। 23 का और आप 1 के दरमियान में सेंटर ढूंढें तो वो 12 तक ही आता है। यानी इसके अंदर कंडक्टर में, यानी जब आपके पास किसी बैलेंस शेल में, मैं कहता हूँ 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब आप इन्हें एनर्जी दोगे तो वो कहता है कि ये बराबर बराबर चलते हैं। हो सकता है आधे कंडक्टर में चले जाएं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो वो आपके पास क्या बन जाएंगे, कंडक्टर्स, और आधे हो सकता है वैलेंस में रहे। समझ आ रही है? तो वो कह रहा है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10 की पावर 12 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वह 10 की पावर 12 एटम्स होते हैं, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ, एटम होते हैं। हर एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को भी क्या करे, जंप करवाए, तो वो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके अंदर बन सकते हैं। समझ आ रही है? ये आपके पास टॉपिक था किसका, कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो जाता है।